अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल के इस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कॉमन इशू है और हॉट इशू है, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स के हवाले से प्रोग्राम है, जैसा कि हम फ़ीमेल्स की सेहत के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहे हैं और आज का प्रोग्राम पीसीओएस के हवाले से है। पीसीओएस का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं और इसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है और ये एक एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस हवाले से जो है हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में आज डॉक्टर हुमैरा भट्ट, जो कि माहिर हैं अमराज़ मैदा और जिगर की, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और इनका बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक्सपीरियंस है। 25-30 साल एक्सपीरियंस है इनका अपनी फील्ड में और बहुत ही कम्पिटेंट हैं। और इनके साथ हैं डॉक्टर समीना तैयब, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और ये भी बेहतरीन ग्रिप रखती हैं अपनी फील्ड में। इस हवाले से अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा रेशो देखी जाती है पीसीओएस की, और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो 52% जो है इसकी रेशो है, यानी 52% लोग जो हैं, 52% फीमेल्स इसका शिकार हैं। इस हवाले से जो प्रॉब्लम सामने आती हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और बहुत कुछ हम बात करते हैं अपनी डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर हुमैरा, तो पीसीओएस जो है, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहती हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम निकाला और आप आई, बहुत शुक्रिया आपका। हेल्थ स्पेशल टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दोबारा से बुलाया। और यहाँ वाकई बहुत हॉट इशू है। पीसीओडी से स्टार्ट करूँगी। जी जी, ये बाकायदा आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि पीसीओएस और पीसीओडी ये क्या है। जो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसमें ऐसा होता है कि आपके जो पेशेंट्स होते हैं हमारे, वो आते हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। जब पेशेंट आता है तो वो इस स्टेट में होता है। सही। और ये बेसिकली डिजीज़ जो है, ये ओवेरियन डिजीज़ है। ठीक। जिसमें होता ये है कि जो ओवरीज हैं वो अनमेच्योर फॉलिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जिसमें से कोई भी जो मेच्योर फॉलिकल है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, यानी एग के हवाले से, कि यानी कोई भी ऐसा फॉलिकल नहीं बन पाता जो कि इतना मेच्योर हो कि वो एग को अपने सही फॉर्म में प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो मल्टीपल अनमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, ये चूँकि रिलीज भी नहीं हो पाते, तो ओवरीज के अंदर ही अकेमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और ओवरीज जो हैं वो डिजीज कंडीशन में चली जाती हैं। यानी पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम है नाज़रीन हमारी ओवरीज का। जैसे डॉक्टर हुमैरा ने हमें बताया कि ओवरीज जो हैं वो प्रॉपरली फॉलिकल नहीं बना सक रही होती है। और अगर आपको ये बताती चलूँ कि हर 10 में से एक खवातीन, यानी एक खातून जो है, वो इस प्रॉब्लम का शिकार है। तो अच्छा, पीसीओएस का हवाले से आपने बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और इसमें जो है वो एक्चुअली ओव्यूलेशन का जो प्रोसीजर है वो ठीक नहीं हो रहा होता। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हम देखते हैं कि ये जो है, इसमें अमूमन होता क्या है कि ओवरीज जो हैं वो मुतासर होती हैं। तो चूँकि आप होम्योपैथ भी हैं और ये आपकी एक्सपर्टीज़ में आता है, तो क्या होम्योपैथिक में कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो ओवेरियन ये जो सिंड्रोम आ जाता है, इसको मैनेज कर सके? बिल्कुल। होम्योपैथी में जो हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम के साथ जो है वो उसको ट्रीट करने के हवाले से एवेल्युएट करते हैं या फिर उसके लिए जो हम मेडिसिन्स देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनके रिजल्ट्स होते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि चूँकि ये जो डिजीज़ है, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है। यानी इसमें पेशेंट जो होता है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, एक तो इस डिजीज की वजह से, दूसरा इस डिजीज के कॉजेज में भी। तो उस पे होम्योपैथिक रेमेडीज जो होती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रेस भी एक कॉज होती है और जब
यानी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो नाजरीन, हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हार्मोन डिस्टर्ब होने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और स्पेशली जब स्ट्रेस की वजह से उनमें नेट्रोम्योर टॉप ऑफ द लिस्ट हमारी मेडिसिन होती है। और हार्मोन इम्बैलेंसमेंट में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। फिर जहाँ सिस्ट बन जाती हैं और हार्मोन का इम्बैलेंसमेंट भी होता है, वहाँ थूजा बहुत अच्छा काम करती है, उस टेंडेंसी को रोक देती है कि जो सिस्टिक फॉर्मेशन कर रही होती है। तो मज़ीद इस हवाले से हम फिर बात करेंगे और बढ़ाएंगे इसको, और हम चलते हैं अपनी डॉक्टर समीना तैयब की तरफ। डॉक्टर समीना, इस हवाले से बताइए, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि ये ओवरीज़ का प्रॉब्लम है, ये ओवरीज़ की डिज़ीज़ है, तो ओवरीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, हमारे नाज़रीन को बताइए, हमारे जो बहुत से स्टूडेंट सुन रहे होते हैं कि ओवरीज़ या बैज़ादानियाँ जो हैं, क्या फंक्शन क्या है इनका? अच्छा, ये है कि इसको बैज़ादानियाँ उर्दू में कहते हैं ओवरीज को, और इसके अलावा अंडेदानियाँ कहते हैं, क्योंकि कॉमनली ये जो एग्स फीमेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं, उसके अंदर एग प्रोडक्शन होती है जो कि रिलीज होती है ओव्यूलेशन डे पे। तो जो ओव्यूलेशन का एक प्रोसेस है वो ओवरीज करवा रही होती हैं। इसके अलावा जो जितने हमारे हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वो ओवरीज रिलीज कर रही होती है, जैसे LH, FSH, इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं जिनका हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा रोल है। प्रेगनेंसी में इन हार्मोन्स का बहुत रोल है, और फीमेल की रिप्रोडक्शन में बहुत इन हार्मोन्स का रोल होता है। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ओवरीज में से उन हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, ताकि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर चले। उसमें से LHS, FSH जो भी रिलीज होते हैं हार्मोन्स, उनके थ्रू जो है वो फॉलिकल्स मैच्योर हो और वो रिलीज हो, 14th डे पे एग रिलीज हो। जब इसमें वो प्रोसेस डिसरप्ट होता है, जिसमें एक डिजीज आ जाती है, तो वो जो फॉलिकल होता है, इनिशियल स्टेज में ये होता है कि फॉलिकल, जिस तरह उन्होंने हमें बताया कि इसमें से मैच्योर फॉलिकल्स नहीं बनते, वो उसमें एग बनता ही नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिस्ट में। सिस्ट जो है वो इनिशियली इन पेशेंट्स के अंदर PCOD में सिस्ट रिपोर्ट होती हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस और एमेनोरिया रिपोर्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इनका ओवरीज का फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा था तो वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देती हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस करवा देती हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा ने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, और एग्स जो हैं वो बन तो रहे होते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो रहे होते, और फॉलिकल प्रॉपरली नहीं बन रहे होते, ओव्यूलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, और FSH और LH जो कंट्रोल करते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड्रोजन लेवल जो है वो रेस कर जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं, जिसके हवाले से हम ये बात जब करेंगे इसकी सिम्टम पे और इसकी कॉजेज़ पे, तो वो इस पे ज़रूर बात होगी। इससे पहले डॉक्टर हुमैरा, ये PCOS के हवाले से बताइए कि हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी होती है जब, तो उसको भी कहा जाता है कि PCOS मुतासिर करता है। ये एक बहुत ज़्यादा यानी बात सुनने में आती है और ऑब्जर्वेशन में भी आती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मुश्किलात भी होती हैं, क्या ये वाकई फैक्ट है? इस हवाले से बताइए। ये बिल्कुल 100% इस तरह से है, लेकिन इसमें 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जो PCOS के दौरान भी कंसेप्शन हो जाती है, कंसीव कर लेती हैं लेडीज। अच्छा, इसमें यूं होता है कि ना, जब अनमेच्योर फॉलिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, ओवरीज में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हुई। सही। अब ये इन्हीं में से जो फॉलिकल्स हैं कुछ सिस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। जब ये सिस्ट फॉर्म में जाते हैं तो एंड्रोजन लेवल जब हाई होता है, जिसमें हमारे जो है फीमेल्स के अंदर बहुत थोड़ी सी अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन भी पैदा होता है, इसके अलावा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन भी होता है, ये दोनों पोटेंट हो रहे होते हैं ओवरीज में। अब फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हुए तो इसका मतलब है कि वो रिलीज भी नहीं हो पाएंगे। जाहिर है कि उनकी पूरी ग्रोथ हुई हो एग की तो तभी वो रिलीज होगा। अब वो ग्रोथ ही नहीं हुई, रिलीज नहीं हुआ, जब रिलीज नहीं हुआ तो फिर वो फॉलिकल फ्लोपियन ट्यूब्स में नहीं पहुंचा एग। ठीक है, जब वो वहां नहीं पहुंचा तो जो स्पर्म वहां पे आया होगा वो उसको फर्टिलाइज करने के लिए एग भी अवेलेबल नहीं होगा, तो दैट्स मीन कि ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होगी। सही। और ये ज्यादातर केसेस में इस तरह से होता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कंसीव हो भी जाता है।
अच्छा, अब जैसे कंसीव हो जाता है वही ना कॉम्प्लिकेशंस बनने लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर कंसीव हो भी जाएगा ना तो क्वालिटी ऑफ एग इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो उसको जो है वो पूरे अपनी प्रेगनेंसी का जो टेन्योर है उसको पूरा करे, या वो जो है वो एक सेहतमंद बच्चा पैदा हो, इस तरह से नहीं होगा। इसी वजह से सिजेरियन के चांसेस हो जाते हैं और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ऐसे ही होता है। अच्छा, इस हवाले से मजीद जैसे अभी मैंने बात की कि सिजेरियन भी हो जाते हैं, शुगर का जो है वो काफ़ी इफेक्ट होता है, शुगर होने लगती है। इस हवाले से यानी जो हमारी प्रेगनेंसी को मुतासर करती हैं, इन इशूज़ पे थोड़ा सा मजीद बात कीजिए कि जैसे शुगर हो जाती है और क्या क्या होता है इसकी वजह से। एंड्रोजन लेवल एलिवेट करता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो अपनी अमाउंट से, जितनी उसकी नॉर्मल अमाउंट थी उससे रेज कर जाता है। सही। तो उस वक्त बॉडी के अंदर एक और कंडीशन पैदा होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। बिल्कुल। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है उस वक्त जो असल जो पीसीओएस जो सिंड्रोम कंडीशन में जाता है ना पेशेंट, वो उसी वक्त जाता है जब वो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है तो अब सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये ओवरीज में नहीं है, ये पेरिफेरल टिश्यूज में भी है, जिसमें फैटी टिश्यूज आ जाती हैं, स्किन टिश्यूज आ जाती हैं। इसके अलावा जो है वो लिवर है, वहां पर भी ये पोटेंट हो रहा होता है। तो वहां पर ये जब अपने जो है वो इफेक्ट्स देगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, तो वो पूरे बॉडी के अंदर जो है उसके इफेक्ट्स आएंगे। टाइप 2 डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। फिर ये बाल्डनेस के केसेस भी जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत सारे फिर देखने आ जाते हैं इस सूरत में, और हार्ट डिजीज़ का भी कहा जाता है कि हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो यानी पीसीओएस की वजह से प्रेगनेंसी को मुतासर करती हैं। तो इस हवाले से जो है नाज़रीन आपको बताया कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और डायबिटीज़ के हवाले से जैसे बात की कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी होम्योपैथी औसम काम करती है उस सिलसिले में। और नेटमफॉस हमारी मेडिसिन है कि हम जब उसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं तो पेशेंट की जो शुगर है वो एक तो नॉर्मल की तरफ जाती है, और फिर जो वो पीएच लेवल डिस्टर्ब हुआ था वो भी ठीक हो जाता है। और इसके साथ ही साथ हेलोनियाज हमारी एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा उस टाइम काम करती है। और यहाँ ये बताती चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और मुस्तनिद डॉक्टर के साथ मशवरा करके फिर ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। मज़ीद इस हवाले से हम बात करते हैं तो जैसा कि रोसबा ने अभी बात की कि एंड्रोजिन जो है उसका लेवल होता है और वो भी रेज कर जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। तो डॉक्टर समीना, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ये एंड्रोजिन क्या है और पीसीओएस के सिलसिले में इसका क्या रोल होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं जिनको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ये वेरी लो अमाउंट्स में हमारे फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरॉन बन रहा होता है। इनका मेल में जो फंक्शन है वो आपको पता होगा कि मर्दाना आवाज, मर्दाना जो बाल होते हैं वो थिक होते हैं, कोर्स हेयर होते हैं, उनके बियर्ड के जो बाल होते हैं वो काफी थिक होते हैं। प्यूबर्टी पे ये हार्मोन जितने भी मेल के कैरेक्टर्स हैं ना वो डेवलप करवा रहा होता है। तो आप अगर फीमेल्स में ये देखें तो TSH लेवल हाई हो रहे होते हैं, तो ऐसे में इन फीमेल्स के अंदर मेल लाइक कैरेक्टर्स शो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आना, इनके चिन पे बाल होते हैं हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से, TSH लेवल्स हाई होने की वजह से, जिन्हें हम एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं, ये बॉडी में हाई होते हैं। तो उनकी वजह से हार्सुटिज्म एक टर्म है कि चेहरे पे बाल आना, थिक और मोटे बाल आ जाते हैं। पीसीओएस की बहुत सारे सिम्टम्स में एक साइन एक इनका ये भी होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो ओवरवेट भी होता है, उनके चेहरे पे कोर्स थिक बाल होते हैं। एंड्रोजन का जो मेल में काम है वो फीमेल में शो हो रहे होते हैं। तो ये थिक और मोटे बाल चेहरे पे आना एक इस वजह से इनकी TSH लेवल्स उनके ज्यादा हुए होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही कि जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हर्सुटिज्म हो जाता है, और अगर देखें तो पेशेंट की थोड़ी पे, उसके चेहरे पे यानी चिन पे, और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि उनके चेस्ट पे भी जो है वो हेयर जो है फॉर्मेशन होने लगती है, और इसके अलावा जो लेग्स हैं उन पे भी ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। तो इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो भी रिड्यूस कर जाता है। एंड्रोजन लेवल के डिस्टर्ब होने की वजह से जिस्म की नशोनुमा मुतासिर होती है, और ना सिर्फ ये बल्कि हड्डियों और पट्ठों का जो निज़ाम है उसकी जो मजबूती है
वो भी कम होने लगती है। इसके साथ ही साथ स्किन और हेयर इम्पेयरमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। इस हवाले से जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और उसमें ये है कि जहाँ सीपिया बहुत अच्छा रोल करती है, लैक्सस बहुत अच्छा काम करती है कि हाइपरटेंसिव भी है पेशेंट और जो उसके ट्रेट्स जो हैं वो कुछ जेलसी वाले भी हैं, कुछ इस किस्म की नेचर है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। पल्सा हमारी बहुत ऑलराउंडर किस्म की मेडिसिन है जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट को ठीक करती है और इस तरह के केसेस में हम जब देते हैं तो पेशेंट की ये जो टेंडेंसी होती है ये ठीक होती है। और पर्टिकुलरली जो हर्सुटिज्म की बात की, ऑलियम जैक हमारी एक मेडिसिन है जो इसको क्योर करती है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं कि ये इस किस उम्र में होता है। अमूमन हम देखते हैं कि 15 साल की उम्र से जो है 44 साल की उम्र तक ये कुछ ज़्यादा देखने में आते हैं PCOS के केसेस। और अभी हम बात कर रहे थे ओबेसिटी की, यानी वेट गेन कर जाते हैं PCOS के पेशेंट, तो 80% PCOS के जो पेशेंट होते हैं वो वेट गेन कर जाते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर हुमैरा मैं चाहूँगी कि आप अब बताएं कि इसमें जो है ना कि वाकई क्यों इतनी शरह बढ़ती जा रही है PCOS की। वाकई देखिए, आप इतने केसेस आते हैं, आपके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा? अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स तो सबको ही पता है कि सब, ये अब छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो चुका है। फिर जो है वो सबसे बड़ी बात, जो हम अपने स्लीप ख़त्म कर चुके हैं। सही। अच्छा, लोग समझते हैं कि शायद हम आंखें बंद करेंगे नींद आएगी, वो हमारी स्लीप है। ऐसा नहीं है। स्लीप टाइम होता है मगरिब से तहज्जुद के वक्त तक का। बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन टाइम ही वही है। एग्जैक्टली। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये चीज़ प्रूव भी हो गई है कि ये बेनिफिशियल टाइम है। और इसमें जो तहज्जुद से थोड़ा पहले डीप स्लीप वाला टाइम होता है ना, उसमें जो हमारे जितने भी न्यूरो ट्रांसमिशंस होती हैं, ये सारे जो हमारे नर्व्स होते हैं सब साफ हो रहे होते हैं। सही। इनकी सफाई हो रही होती है। जब यहाँ पर ये चीज़ जो है वो नहीं हमें अवेलेबल होगी तो फिर उसके बाद फिर इस तरह के चीज़ें तो कॉज करेंगी, प्रॉब्लम आएगी। अब लेकिन एक जो बड़ी मेन चीज़ है ना, जिसको हमने शायद नोटिस ही नहीं किया, चाहे वर्किंग लेडीज हैं चाहे हाउसवाइफ्स हैं, भर भर के परफ्यूम्स लगाए जा रहे हैं। अच्छा, परफ्यूम्स लगाए जा रहे हैं और डिओड्रेंट्स लगाए जा रहे हैं। आपको पता है नैनो पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इंड्यूस हो जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ये सबसे बड़ी कॉज बनते हैं टेस्टोस्टेरोन को हाई करने की और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की। और ये किसी को इसका अंदाजा ही नहीं है। इसको तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, बल्कि वो कहा जाता है ये तो गंदे हैं जो परफ्यूम नहीं लगाते। जनरली ये परसेप्शन हो गई है ना, तो कि ये तो बहुत ही लाजमी है। फिर हमारे शैम्पूज परफ्यूम्ड, फिर हमारे केमिकल बेस्ड, फिर प्लस परफ्यूम मैं इस हवाले से कहूंगी कि जो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं ना, खुशबू और बदबू, ये दोनों चीजें उन पे बहुत जल्दी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब वो बदबू नहीं जो बाहर है, वो जो आपके अंदर है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या कोई आपके बॉडी के अंदर इस तरह की चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो वो भी हार्मोन्स पे इफेक्ट करेंगी। ठीक है, पुट्रीफैक्शन उसकी वजह से होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसी। तो अब उसमें फिर ये चीज़ें जो हमारे जो मेन चीज़ें हैं ना, उनको तो हमने इग्नोर कर दिया। फिर हमने खाने शुरू कर दिए प्रोसेस्ड फूड। मैं पता क्या कहती हूँ कि आप लोग ना जब पैकेट खोलते हो तो कभी फंगस लगी होती है उसको। हालांकि अगर घर में बिस्किट बनाते हैं आप या कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसको तो थोड़ी देर से बाद फंगस लग जाती है, लेकिन इसको नहीं लगती। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है जो इसको फंगस नहीं लग रही, बिल्कुल। और आप वो चीज खा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आर्टिफिशियल चीजें खा रहे हैं आप लोग, ठीक है, जो कभी खराब ही नहीं होती। सही। तो फिर क्या वो इफेक्ट नहीं करेंगे? क्या वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज नहीं करेंगी? बिल्कुल सही बात। तो ये सब चीजें जो है ना, ये साइमल्टेनियसली और मल्टीपली हमने खुद अपने अंदर इंड्यूस कर ली हैं। बिल्कुल सही। और यही इसकी सबसे बड़ी कॉजेज है। बिल्कुल सही आपने कहा। प्रोसेस फूड और ये कैंड फूड जो हैं, ये बहुत ज़्यादा यानी इसके सिलसिले में जो है ना रोल प्ले करती हैं। यानी कि ये जो लोग ये खाते हैं ना, उनमें ये PCOS का प्रॉब्लम देखने में आता है। और शुगर का जो प्रॉब्लम है वो भी, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम क्रिएट होता ही होता है। और 70% जो है ना वो ये चीज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। अच्छा, उसमें यह है कि जैसा आपने बताया कि और आलमी सतह पे भी 5 से 10% जो है ना ये केसेस सामने आते हैं कि उसमें मोटापा और खुराक की वजह से जो है ना वो PCOS का प्रॉब्लम देखने में आता है। अब बात हो रही है खुराक के हवाले से, तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर समीना, मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि क्या कोई खुराक का रोल है वाकई, और अगर है तो कौन सी खुराक जो है वो बेटरमेंट ला सकती है PCOS के सिलसिले में?
अच्छा, इस सिलसिले में ये है कि सबसे बड़ी वजह और सबसे इनिशियल, अगर पीसीओडी जो डिजीज है वो इनिशियल स्टेज होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। अगर हम इसी स्टेज पे क्योर करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे पेशेंट्स में सिर्फ डाइट और हेल्दी ठीक। लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा पेशेंट जो है वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं और इनकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। क्लिनिकली ये देखने में आता है। तो डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा रोल होता है। बाज औकात बहुत सारे पेशेंट्स मेडिसिन खा के और ग्लूकोफेज और बाकी सारी मेडिसिन इस्तेमाल करके तंग आ जाते हैं। जब तक वो मेडिसिन यूज करते हैं तब तक इफेक्ट आता है, बाकी फिर जब वो छोड़ देते हैं तो उसका हार्मोनल डिस्टरबेंस वैसे की वैसे होती है, उनका साइकिल वैसे ही डिस्टर्ब होता है। तो जी जब वो पहला स्टेप छोड़ के अगले स्टेप पे जंप करते हैं ना, तब ऐसे होता है। पहला स्टेप होता है अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करें। जी डॉक्टर अपनी समीना, डाइट में आप हम यहीं से बात करेंगे। ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। नाज़रीन, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पीसीओएस के हवाले से। मैं आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, और हम बात कर रहे थे डॉक्टर समीना तैयब से इस हवाले से कि पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है उसमें खुराक का क्या रोल है। जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर समीना। जी, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पीसीओएस के हवाले से भी और इसके अलावा जितनी भी इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस एंड हाइपरटेंशन एंड ये सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं पीसीओएस में। इन सब के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए। डाइट रिलेटेड से जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस डाइट से कम हो जाती है। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है डाइट में वो कम करने हैं और प्रोटीन की मिकदार अपनी डाइट में ज्यादा करनी है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स आपको पता है, नॉर्मली हमारी रूटीन में जो है वो जो है राइस हो गए, पास्ताज एंड आटा है, इसका इस्तेमाल। जो चीजें इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे बेकरी की चीजें हैं इनके अंदर होता है, वो भी फाइन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं इनको आपने छोड़ना है और कम कर दें अपनी डाइट में। जितनी भी जंक फूड है उसमें भी फाइन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, उसको भी कम कर दें अपनी लाइफ में। शुगरी डाइट है जिसके अंदर ड्रिंक्स आ जाती हैं, कैन्स और प्रोसेस्ड जैसे फूड, आपने जो भी पैकेट से निकली चीज है उसको हम प्रोसेस्ड कहेंगे, तो वो भी आपने करनी है। इनसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। अब खाने में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम ले सकते हैं और जो प्रोटीन्स हैं उसमें मीट, चिकन भी हो सकता है, दूसरा मीट भी हो सकता है, वो लेना शुरू करें। इसके साथ एग का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जो हम सैलेड वगैरह नहीं खाते हैं उससे अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि हर मील के साथ जब हम कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कम करते जाएं, प्रोटीन का बढ़ाएं, इसमें सैलेड ऐड करें, तो वो एक बैलेंस्ड आपकी प्लेट होती है, जिससे हम इस तरह से खाने से हमारे बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है, उससे हमारे पीसीओएस ट्रीट होता है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, वेट लॉस होता है। अगर आप बॉडी वेट कम कर लेते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सही, बहुत तो शुगरी जी बड़ी बात ये आ जाता है कि आप शुगर को अवॉइड करें, शुगर बिल्कुल स्किप करें। उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपकी कैंडल्स और इसमें स्टीविया आ जाता है, वो इस्तेमाल करना शुरू करें। जरूरी नहीं तब जब आप जो है आपको इतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो कि आपको डायबिटीज हो गई है, तो डायबिटीज होने के बाद लोग जो है ना इसको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं कि मीठा कम करना शुरू कर देते हैं और ये चीजें। लेकिन आप क्यों ना पहले ही कंट्रोल कर लें, आप वाइट शुगर छोड़ दें इस चीजों को। इसके अलावा आप जो घी इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, उनकी जगह ऑलिव ऑयल कुकिंग में जो है उसे लेकर आए, ऑलिव ऑयल यूज करें, उसमें आप कोकोनट ऑयल का यूज करें और वेजिटेबल ऑयल्स आर बेटर, या देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। 1 to 2 स्पून आप पूरे दिन में, यानी कि 1 to 2 स्पून तक इसको रखें। बहुत भर भर के आप चीजें, जिस तरह आम रूटीन में हमारी हर चीज जो बनती है वो बहुत ज्यादा ऑयल में बन रही होती है, उसको अवॉइड करें और डीप फ्राइड चीजों से अवॉइड करें। इस तरह हमारे घरों में नॉर्मली इस तरह होता है कि हर चीज जो होती है वो डीप फ्राइड होती है। तो फैट्स जो हैं हेल्दी, इसके लिए जो हम यूज कर सकते हैं वो सीड्स फॉर्म में आ जाते हैं। सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स, इसके अलावा सेसमे सीड्स, ये जो चीजें हैं इनको हम अपने
रूटीन में ऐड करने से हेल्दी फैट्स हम ले रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह हम उनको खा सकते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, लेकिन मिकदार में हमने कम करना है। इस तरह से हम वेट लॉस करेंगे तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमारी होगी। इसके अलावा एक्सरसाइज को ऐड करें। डाइट के साथ साथ जब तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप, तो उसका रिजल्ट कम होता है, वेट लॉस नहीं हो रहा होता। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ये आ जाता है कि आपकी लाइफ में कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। वॉक करें या एक्सरसाइज का प्रॉपर टाइम निकालें अपने लिए, उससे आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगा। और लाइफस्टाइल बेटर करने से आपकी पीसीओएस भी मैनेज होगा, आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, इन सब की रेशो कम होती जाएगी। ऑटोमेटिकली जो हमारे इससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे शुगर से रिलेटेड होते हैं या हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, एचडीएल, एलडीएल, वो ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं जब हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल बेटर होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत डिटेल में आपने हमें बताया। और नाज़रीन के जैसा ये कि चिकन, फिश और एग्स जो हैं वो आप लें और ओमेगा 3 जो है अपनी डाइट में शामिल करें। और जैसा कि सीड्स के हवाले से डॉक्टर समीना ने बताया, उसके साथ ही साथ फ्लैक्स सीड भी जो है वो आपके इम्बैलेंसमेंट को बेटर करते हैं। इस हवाले से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है डॉक्टर हुमैरा, हम अक्सर सुनते हैं अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप देखें कि लोग ना कोई भी गाइडलाइन लेनी हो फ़ौरन सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और उसके हवाले से ना एक चीज़ बहुत फेमस है पीसीओएस के हवाले से कि सीड साइकिलिंग के हवाले से बात करते हैं। क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है? जैसा कि डॉक्टर साहबा ने भी सीड्स के हवाले से बात की। इस हवाले से मैं अगर ये बात कहूंगी कि जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो यहाँ पे चल रही है, उस वक्त प्लांट फैट्स जो होती है ना वो भी नुकसान दे रही होती है। सही, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, लोग यूज कर सकते हैं, कुछ लोग यूज कर सकते हैं सीड्स, लेकिन सब नहीं कर सकते, क्योंकि देखा देखी ना हर कोई सीड साइकिलिंग करता है तो इसीलिए फिर किसी को बेनिफिट होता है तो किसी को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। ऐसा बिल्कुल सही, यानी ये नहीं है कि हर एक को फायदा होगा या हर एक को नुकसान होगा ही नहीं। ये चीजें भी जो होती हैं ये हमने, क्योंकि रीजन सबकी डिफरेंट है ना। अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो वहाँ सीड साइकिलिंग क्या करेगी? सीड साइकिलिंग जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान देती है जहां ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं। जी जी, ठीक है। उस सूरत में हमने प्लांट्स फैट्स को भी हमने छोड़ देना होता है। सही, ताकि वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो जल्दी कंट्रोल हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को तो कंट्रोल करना भी इजी नहीं होता क्योंकि एक टाइम लगता है उसको मैनेज करने में। तो वो टाइप 2 डायबिटीज भी तो हम इसी वजह से जा रहे होते हैं। अच्छा, अब इस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिए हमारे यानी सुनने वाले नाजरीन को पता चले कि पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है जब ये होता है, क्योंकि टर्म तो हमने बहुत सुनी, तो इसकी अलामात क्या होती हैं, वो पेशेंट को क्या क्या फेस करना पड़ा होता है, क्या चीज़ें होती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहले तो जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उस वक्त एक साइकोलॉजिकल बिहेवियरल हमारी जो होती है ना चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, यानी मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, हॉट फ्लैशेस भी इवन समटाइम होते हैं। तो और इसके अलावा जो है वो जब आप इसको और फर्दर कंडीशंस में जाएंगे तो विजाइनल डिस्चार्ज आने शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बड़ी पॉइंट वाली बात बताऊंगी। वो अब बच्चियों को इस तरह से मसले आ रहे हैं, अब वो घर में बात करती हैं, अच्छा ये इस तरह करो कि ये वाली चीज खा लो, ठीक है, इससे ये ठीक हो जाएगा। ऐसा होता ही है, ठीक है, ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक है। अब उनको नहीं पता होता कि ये क्यों आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस वाला डिस्चार्ज है या सिंपल लिकोरिया आ रहा है। सही, ठीक है। वो क्या करेंगी, वो जब वो कोई ऐसा टिप टोट का यूज कर लेती हैं तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही, जो फॉलिकल्स हैं है कि अगर ऐसा कोई वो कहती हैं तो कहा जाता है गर्म चीजों को अवॉइड कर लें, इस टाइप की जो है वो बातचीत कही जाती है। और बिल्कुल गर्म चीजों को तो अवॉइड करना बनता है, लेकिन बाजुकात ऐसे टोटके इस्तेमाल कर लिए जाते हैं जो उस कंडीशन में यूज भी नहीं करने। सही, ठीक है। उस सूरत में फिर जो सिस्ट बनती हैं वो टेक्निकली उसको बड़े तरीके के साथ खत्म किया जाता है, फिर उसका रिमूवल आसान नहीं होता है। फिर उसके बाद ये बात आ जाती है कि जब ये इस फेज से भी आगे गुजर गए, ठीक है, और जो एंड्रोजेंस हैं वो और ज्यादा जो है वो एलिवेट होते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ थायराइड पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सही, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स में बिल्कुल थायराइड का लेवल जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है, क्योंकि फैटी लिवर भी कॉज हो रहा होता है दूसरी तरफ। सही बात है, ये सब चीजें जो है सामने आने लगती हैं, इसीलिए इसे सिंड्रोम कहा जाता है। कहते हैं। एग्जैक्टली, हम लोग पॉइंट पे आए कि ये सिंड्रोम इस वजह से बन जाता है कि ये अलामात ही हमें बताती हैं कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखें वो एब्डोमिनल फैट जब आती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ ये फैटी लिवर को शो करती है। जी बिल्कुल। और ये एक पर्टिकुलर सिम्टम है, यानी कि इस तरह से अगर होते हैं फैट्स तो फैटी लिवर वहाँ होता है।
फिर इंसोम्निया आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पेशेंट के हाथ इस तरह से करेंगे तो वो ऐसे शिवरिंग सी होगी। स्लीप एपनिया के हवाले से स्लीप एपनिया भी हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से भी होगा। और साथ ही साथ में इन लोगों को एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होना शुरू हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो ये सबसे ज्यादा उसको खतरनाक होता है। इसके अलावा हाथों पाँव में नमिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जब और बढ़ता चला जाता है तो यही सिस्ट वाली जो कंडीशन होती है फिर आगे मोर फर्दर कंडीशंस जो है वो क्रिएट करते करते फाइब्रॉइड्स तक भी जाती है और बहुत किस्म की सिस्ट बन जाती हैं, यानी कि वो आम सिस्ट से जो है हेमरेजिक सिस्ट बन जाती है और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो इसको यानी कि टाइमली मैनेज करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप होम्योपैथी में भी माशाल्लाह महारत रखती हैं, तो मुझे इस हवाले से मुझे भी बताएं, नाज़रीन को भी बताएं कि जब सिस्ट फॉर्म कर जाती है तो हमारी होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो उस सिस्ट को जो है वो ठीक कर देती हैं? मैं इसके लिए जो सबसे बेहतर जो तरीका इलाज इसमें यूज़ करती हूँ उसमें मैं सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर्स बैलेंस करती हूँ। सही, ठीक है। जिस चीज़ की वजह से उसका जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इम्बैलेंस्ड है उसको हम बैलेंस करेंगे। सही हो गया। अब अगर वो रेस्ट की वजह से कॉज हो रहा है तो हम उसको रेस्ट की तरफ लेके जाएंगे कि आप रेस्ट भी करो, ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी जो है उसको रिक्वायर्ड है वो, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर जब वो मेंटेन होना शुरू होते हैं तो फिर उसके बाद जो हमारे पास जो मेडिसिन आती हैं उसमें पल्साटिला बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। एक तरफ ये मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर रही होती है, दूसरी तरफ ये जो है ओवेरियन जो अंदर चेंजेस आ रही हैं उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पे काम कर रही होती है। यानी वैसे तो हमारी सारी जितनी भी मेडिसिन हैं सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे भी देखें ना तो वो वहाँ हमें हेल्प करती हैं। फिर इसके अलावा अमोनियम कार्ब मेडिसिन है, बहुत जबरदस्त काम करती है। कलकेरिया कार्ब, आपने बहुत अच्छी मेडिसिन का जिक्र किया। इवन ये सर्वाइकल कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल कि जो ओवरी का कैंसर हो जाता है, जो सर्विक्स का कैंसर होता है, बहुत बेहतरीन मेडिसिन। बिल्कुल, कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल, फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। और रिसेंटली अभी जो मेरे पास केसेस जिस तरह के आ रहे हैं उसमें कालीमी और बहुत अच्छा काम कर रही है। सही। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक एपिस बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि स्टिंगिंग टाइप की जब पेन ओवरीज में आ रही होती है, पेशेंट लेके आता है तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त उसको देते हैं। और ओरम मेयोरनेट जो है वो बेहतरीन मेडिसिन है, टॉप क्लास रेमेडी है हमारी, के जिसको अगर आप अच्छे तरीके से यूज करवाते हैं और आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करके इस्तेमाल करते हैं नाजरीन, तो यकीनन आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अभी जैसे बात हुई कि इसमें चेहरे पे बाल छाल आ जाते हैं, और क्या अलामात होती हैं अभी आप बता रही थी हमें, मजीद इस हवाले से बताइएगा। चेहरे पे बाल आना शुरू होते हैं, और चेहरे पे ही नहीं, चेस्ट पे भी बाल आना शुरू हो जाते हैं, बैक पे भी बाल आना शुरू होते हैं। और ये वेलस हेयर नहीं होते, वेलस हेयर जो होते हैं ना वो आपके इनविजिबल से हेयर होते हैं फेस पे, लेकिन इसके साथ जो थिक हेयर आते हैं ना वो बिल्कुल इस तरह के जैसे आपके आईब्रोज के हेयर्स हैं, ठीक है, इस तरह के मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं नॉर्मल से। इसी तरह से इंटीमेट एरियाज जो होते हैं वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। सही। और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होने लगती है। डिस्कलरेशन जो है वो इंटीमेट एरिया पे बहुत ज्यादा, बिल्कुल डार्क ब्लैक, और स्किन भी जो होती है वो चेंज हो जाती है बिल्कुल, जो उसकी नॉर्मल कंडीशन। और पिंपल्स के हवाले से भी देखते हैं। अच्छा देखिए, पेशेंट आता है एक्नी पिंपल के हवाले से और पता चलता है कि मसला कहीं और है कि एक्नी पिंपल्स जो हैं वो बहुत, और फिर इतनी ये टफ एक्नी होती है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि टिप टोटकों से सही हो जाए या कोई मेडिसिन से हो जाए, लेकिन ये नहीं पता होता कि एवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी पूरी। या इसलिए आ रहे होते हैं या हेयर लॉस हो रहा होता है, आ रहे होते हैं तो पता चलता है कि ये मसला तो पीसीओएस का बाल्डनेस आ रही होती है, मेल बाल्डनेस। ओबेसिटी के बहुत सारे पेशेंट जो हैं जस्ट ओबेसिटी के लिए आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो मसला तो पीसीओएस का था। सही। अच्छा, और यहाँ हमने मोस्टली तमाम हवाले से बात की कि जैसे वज़न का बढ़ जाना है, इसी तरह से शुगर का इम्बैलेंसमेंट आ जाता है, बहुत सारी, और ब्रेस्ट साइज जो है वो बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं फीमेल्स, उनके जो है पेरेंट्स बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और सिस्टिक ओवरीज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है देखने में आती हैं अलामात में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, तो ये जो पीसीओएस के प्रॉब्लम में पिंपल्स हो जाते हैं, होम्योपैथी क्या कहती है इस सिलसिले में? होम्योपैथी इस हवाले से अगर हम देखेंगे कि अगर तो पिंपल्स जो हैं, पिंपल्स के साथ साथ लिकोरिया भी आ रहा होता है, ठीक है, जो अगर वो तो हारिश वाला है, ठीक है, तो एक्नी भी उसी के हिसाब से होगी। सही। ग्रेफाइट्स बहुत अच्छा काम करती है उस वक्त, बहुत अच्छा काम करती है। ब्राइटा कार्ब भी बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पे। क्रियाजोट A1 मेडिसिन है, क्रियाजोट बहुत अच्छा काम करती है। आयोडियम B काम करती है, बिल्कुल।
इंडियम भी काम करती है। यानी ये इस वक्त हमने सिर्फ ये एवेल्युएट करना है कि ये एक्नी किस टाइप की है, हमारा पेशेंट हमें किस तरह से जो है वो पूरे रिस्पॉन्सेज दे रहा है। सही, ठीक हो गया। मज़ीद इस पे हम बात करते हैं और नाज़रीन इस हवाले से जानना चाहूँगी मैं डॉक्टर समीना से। डॉक्टर समीना, ये पीसीओएस के जो जिस्म पे असरात आते हैं, इस हवाले से मज़ीद आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अलामात तो हमारे सामने आ गई कि पीसीओएस में ऐसी होती हैं। जो असरात मज़ीद आते हैं उसके हवाले से बात कीजिएगा। इसके असरात में जो साइन सिम्टम्स हमने देखे हैं वो जो लाइफ में ओवरऑल पेशेंट के जो आ रहे होते हैं, इसकी वजह से जो जैसे हमने मोटापा देख लिया इस पेशेंट के अंदर, और इसके अलावा जो डिजीजेज हमने डिस्कस की कि ये अगर ट्रीट ना किया जाए तो उनके अंदर ये कंडीशन जैसे डेवलप हो सकती हैं। एक्नी की बात की, हार्सिटिज्म की बात की, इन सबको लेकर पेशेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आते हैं। जैसे स्ट्रेस इसकी कॉज भी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो पेशेंट या जो प्री पुबर्टल एज में भी या पुबर्टी में भी जिनको स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से भी ये इसके बॉडी के ऊपर असरात आ रहे होते हैं। स्ट्रेस्ड पेशेंट्स जो है उनमें पीसीओएस ज़्यादा होता है, और पीसीएस होने की वजह से मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। ये पेशेंट एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मेंटली डिस्टर्ब होते हैं पेशेंट्स। उनकी वजह से एक्नी आने की वजह से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। इसके अलावा इसके असरात में मज़ीद इनफर्टिलिटी आ जाती है। जो मैरिड हैं उनको स्ट्रेस की वजह से भी, हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से भी मज़ीद इस जो साइकिल चल रहा होता है, इन सब चीज़ों की वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो रही होती है। तो इस हमल ना होना उसकी ये भी एक उसके असरात में ये चीज़ आ जाती है मज़ीद। जी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि मैंने जिक्र किया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है ये, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो क्या तर्ज ज़िंदगी को बेहतर करते हुए हम इसको, यानी इसका इलाज मुमकिन है पीसीओएस का, इसको किया जा सकता है बेटर? जी बिल्कुल, हमारे पास ये है कि जिस तरह से इसको मल्टी फैक्टर्स हैं, जिस तरह से इसके जो असरात आ रहे होते हैं उन चीज़ों को हमने मैनेज करना है। अगर ओबेसिटी है तो हमने ओबीज पेशेंट्स का वेट लॉस करवाएंगे। सही। अगर उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिकेशन कुछ हैं जिनसे हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस को कम किया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ग्लूकोफेज इनिशियली स्टेज में यूज करवाई जाती है, जिससे बहुत फायदा होता है। ग्लूकोफेज से आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है, आपकी शुगर लेवल स्पाइक्स नहीं करते, और जो शुगर में स्पाइक्स नहीं आती उससे डायबिटीज भी, अगर आपकी फर्दर इसकी कॉज है कि डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा जो है हम अगर हार्सोटिज्म नजर आ रहा है तो उसके लिए एंड्रोजन लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, एल्डेक्टोन यूज करवाई जाती है, उससे हार्मोनल लेवल्स कम होते हैं। मजीद जिनकी फेशियल ग्रोथ हेयर हो रही होती है उनको लेजर्स ट्रीटमेंट की तरफ रिकमेंड किया जाता है। उनको फेस लेजर्स, बॉडी लेजर्स वगैरह से उनका हेयर ग्रोथ कम की जाती है। इसके अलावा जो है उनको मैनेज करने के लिए मजीद एक्नी के जो इश्यूज आ रहे होते हैं उनको ऐसे पेशेंट्स बहुत रेजिस्टेंस उनकी एक्नी में आ चुकी होती है। बहुत सारे टोटके मेडिकेशंस ट्रेटिनोन तक इस्तेमाल करने के बावजूद इन पेशेंट्स की एक हिस्ट्री होती है कि हम काफी सालों से एक्नी उनको हो रही होती है रिपीटेड, अब वो मेडिसिन असर नहीं कर रही होती। तो अंडरलाइन जब कॉज देखी जाती है तो पीसीओएस की वजह से हो रहा होता है। ऐसे पेशेंट्स में हार्मोनल रेगुलेशन की जो मेडिसिन दी जाती हैं, ये एनोव्यूलेशन का हिस्ट्री होती है 6 मंथ्स के साथ 4 मंथ्स, इस तरह से उनकी एनोव्यूलेशन उनको वो जो पीरियड्स डिस्टर्ब हो होते हैं, यानी कि एमेनोरिया की हिस्ट्री होती है, पीरियड्स आ नहीं रहे होते, तो एक्नी भी कॉज हो रही होती है। इसके साथ जब उनका वर्कअप करवाया जाता है तो उसमें फिर पीसीओएस सामने आता है। बहुत तो बेहतरीन। एक्नी की मेडिकेशन में हार्मोनल को रेगुलेट करना, हार्मोन को बैलेंस करना, जो मेडिकेशंस दी जाती हैं उनके साथ फिर उनका पीसीओएस भी कंट्रोल होता है, उनका एमेनोरिया ट्रीट होता है, उनका साइकिल रेगुलेट होता है।
साइकिल रेगुलेट होने के साथ, वजन कंट्रोल करने के साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस का कम होना, वेट लॉस के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का कम होना, ओबेसिटी का कम होना, जी ठीक हो इन गया सारी डॉक्टर साहिबा। चीजें। इस पे हमारे पास टाइम शॉर्ट है। मैं चाहूँगी डॉक्टर हुमैरा आप इस हवाले से जो है वो शॉर्टली सा आप हमें बताएं कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हम करते हुए PCOS से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज तो जो मैं कहूँगी गूगल पैथी ना करें। बेहतरीन, सही बात सबसे है। जो बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आप बजाय ठीक होने के अपने आप को मजीद मुश्किलात में ले जाते हैं। ठीक। इस वक्त जो सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो ये ज्यादा बड़ी वजह है। बिल्कुल सही आपने कहा। दूसरी चीज, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल ठीक जी। है, इसका मतलब ये है कि खुद आप अपने आप को साफ सुथरा रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारे परफ्यूम्स लगाएं। ठीक है। तीसरी चीज ये आ जाती है कि अपने रेस्ट को मेंटेन करें। ठीक। क्योंकि हमारी जो फिजिकल स्टेट है ना, वो एक कोडिंग पे बनी हुई है। उसके लिए कितना सोना जरूरी है, कब सोना जरूरी है, वही अहमियत रखता है। ठीक। ये नहीं कि वो हमारी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से उसको टाइम को जहां मर्जी एवेलुएट करके ले जाएं। ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं होगा। फिर तीसरी चीज ये है कि अपनी जितनी भी रूटीन है आपकी, उसमें आप जिक्र अल्लाह ताला का जरूर शामिल रखें। बिल्कुल, ये बहुत लिंक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ये बिल्कुल बहुत सही। लिंक है इसके साथ। ठीक। हम जब छोटे थे ना, तो बच्चियों को कोई दुआएं भी याद करवाई जाती थी। बिल्कुल सही बात है कि सूरतें दुआएं ये याद करवाई जाती। और पर्टिकुलरली उस टाइम में ऐसा होता था कि जब PCOS होते थे या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते थे, लड़कियां हिस्टीरिया की तरफ चली जाती थी। लेकिन अब हमारी जो फूड स्टाइल्स है ना, उसमें वो हिस्टीरिया की तरफ कम जाती हैं, PCOS की तरफ ज्यादा आ जाती हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई। डॉक्टर समीना आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।